तो जींद में हो रहे उपचुनाव का प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मुकाबला कठिन होता दिखाई दे रहा है। मौजूदा हालात में किसी भी दल के लिए जीत आसान नहीं लग रही। सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए चुनाव नाक का सवाल बन गया है, तो दूसरे दलों का भविष्य भी इस चुनाव के नतीजों पर टिका है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और नेता उम्मीदवार जनता को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जींद रैली में शामिल होंगे। बता दें कि जींद उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जेजेपी को अपना समर्थन दिया है, वहीं अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेता भी रैलियां करेंगे। तो चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन और आज के दिन सभी पार्टियां जो हैं अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक देंगी। 28 तारीख को जींद उपचुनाव के लिए मतदान होना है और चुनाव प्रचार के लिए आज का दिन अंतिम है। आज चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ कुमार रमेश जुड़े हुए हैं। कुमार, ज्यादा आपसे जानकारी चाहेंगे। जींद उपचुनाव में आज प्रचार का अंतिम दिन है, आज किस तरह से जींद में सियासी हलचलें रहेंगी? देखिए, बिल्कुल जींद प्रचार का आज आखिरी दिन जरूर है और इसके लिए हर एक पार्टी अपनी कोशिश कर चुकी है। और कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद आए थे और बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आएंगे और वो जेजेपी के लिए वोट मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं दो मुख्यमंत्रियों ने दांव खेल दिया है और अपने तरीके से प्रचार कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने आना था, उनकी जो पेरोल थी वो उस समय की रद्द कर दी गई है और 29 तारीख लगा दी गई, तो वो प्रचार नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं इनेलो का जो शक्ति प्रदर्शन होना था वो नहीं हो पाया और यही कारण है कि अब वो लोग अपने तरीके से प्रचार करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो कल लोकदल सुरक्षा पार्टी के लोगों ने भी अपने तरीके से प्रचार किया। अब जो समय बचा है दोपहर 12 बजे के बाद का और 5 बजे के बीच में, वो समय लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग में लगाएंगे और ताकि उस जोश और शराबे से जो भी कुछ हो सके उसको हासिल करें। इसके अलावा आज एक बात खास है सभी जींद वासियों के लिए और जो बाहर से लोग यहाँ प्रचार में आए उनके लिए प्रशासन ने साफ तौर पे कह दिया कि दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक फ्लशिंग अभियान चलाया जाएगा ताकि यहाँ पर जो बाहर के लोग हैं उनको बाहर भेजा जाए, क्योंकि गाड़ियां बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है यहाँ पर, तो इसीलिए उनको बाहर भेजने की पूरी तैयारी की जाएगी। ये अभियान चलाया जाएगा और शाम 5 बजे के बाद से ये माना जा रहा है कि बाहरी जो गाड़ियां हैं उनको यहाँ रुकने दिया जाएगा ओवरऑल। तो इसीलिए जो प्रचारक जो जुटे लोग हैं वो चाहते हैं कि 5 बजे तक अधिकतम लोगों से संपर्क करें, जो शोर शराबा कर सकते हो 5 बजे तक करें। तो ये माना जा रहा है कि आज दो अहम पार्टियों की अहम मीटिंग भी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव में हर कोई अपने तरीके से प्रचार करने में जुटा हुआ है। बिल्कुल कुमार, जैसा आज हम भी यहाँ पर बता रहे हैं कि आज अंतिम दिन है प्रचार का और आज पूरी ताकत जो है वो झोंक देंगी पार्टियां और सभी अपने अपने तरीके से प्रचार में जुटे हुए हैं। तो आज जींद में कहाँ कहाँ पर ये जो सूरमा है जोर आजमाई करने वाले हैं, कहाँ पर शक्ति प्रदर्शन जो है वो देखा जाएगा? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल का जो कार्यक्रम है वो 3 बजे रखा गया है। 3 बजे वो पुरानी अनाज मंडी में आएंगे। जो पुरानी अनाज मंडी है वो यही रानी तालाब से थोड़ी ही दूरी पर है, वहां पर कार्यक्रम रखा गया है और वहां पर जो है वोट मांगेंगे और व्यापारियों से मिलेंगे। दरअसल जेजेपी को लगता है कि ग्रामीण इलाकों में उनका वोट बैंक ठीक है, थोड़ा शहरी इलाकों में जो पिछड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं व्यापारी समाज अगर समर्थन कर देता है जेजेपी को तो आप समझिए कि उनकी जीत निश्चित है, इस प्रकार का उनका दावा है। उसके अलावा अगर हम राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल और जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं जिनको लगता है कि उनकी जीत निश्चित हो सकती है, तो वो इस चुनाव में थोड़ा सा कमजोर दिख रहे हैं, क्योंकि जो उनके नेता है जो उनके पार्टी के बड़े लोग हैं वो अपने तरह से प्रचार प्रसार तो पूरा करते हैं और सहमति भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो दादा पोते का विवाद था उसको प्रचारित कर रहे हैं ताकि लोग उनको सहमति दें, लेकिन सबसे बड़ी बात खास ये है कि उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा सक्सेस इनेलो को नहीं मिल रही है। और अब जो है प्रचार कहीं ना कहीं देखा जाए तो जेजेपी और बीजेपी के बीच एक जो है आपस में टक्कर की बात रह गई है। और जो चुनाव है ये मन लोग कह रहे हैं, आपस में कई नेता कह रहे हैं कि जो यहाँ पे चुनाव है वो बीजेपी और जेजेपी के बीच रह गया है। रणदीप सुरजेवाला भी लगभग पिछड़ते हुए यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। कुमार, आपने कहा कि रणदीप सुरजेवाला भी पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, इनेलो भी कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इनेलो ने यहाँ पर बसपा के साथ गठबंधन किया था, गठबंधन करके ही वो इस चुनावी मैदान में उतरे थे। गठबंधन का कितना फायदा यहाँ पर पार्टी को मिला है? देखिए, हमने जो देखा बसपा की कल शाम को एक मीटिंग हुई और उन्होंने वो बंद कमरे में जो बंद हॉल था उसमें मीटिंग करी। उनके जो लगभग अगर बात करें 100-150 के करीब कार्यकर्ता थे जो उस मीटिंग में पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं उस मीटिंग से जो बसपा हासिल करने की कोशिश करती कि कैसे
ज्यादा बल दिया जाए। और कई ऐसे इलाके हैं जहां बसपा का वोट बैंक भी है, लेकिन दरअसल ये जो दादा पोते का विवाद था, जिसको इंडियन नेशनल लोकदल भुनाने की कोशिश कर रहा था, वो दरअसल वो जादू नहीं चल पा रहा। लोग समझ तो रहे हैं, लेकिन लोग ये भी देख रहे हैं कि नए चेहरों को भी जगह देनी चाहिए। तो इंडियन नेशनल लोकदल के जो वोट बैंक है, जो क्योंकि 3 बार परंपरागत सीट रही, 3 बार वो जीते यहाँ से, लेकिन आज की डेट में जो इंडियन नेशनल लोकदल की जो सीट है ये, वो कहीं ना कहीं जेजेपी उसमें सेन लगाने में कामयाब हो रही। काफी वोट बैंक जेजेपी अपनी तरफ से लेके जा रही है। तो यही जो नुकसान है वो इंडियन नेशनल लोकदल को हो रहा है। और कांग्रेस को जो बड़ा नुकसान हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है कि लोग दो तरीके से सोच रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला ऑलरेडी कैथल से विधायक है, तो क्या अगर वो जींद से जीतेंगे तो कैथल की सीट छोड़ देंगे, या वो जींद की सीट छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं जो उनके पास 2 विधायक की सीट है, वो यहाँ पे बड़ा नुकसान कर रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस की जो सीट है वो लगभग फिसलती हुई दिख रही है। और रही बात ये जो टकराव, ये जो टक्कर है यहाँ पे चुनावी, वो बीजेपी और जेजेपी के बीच देखी जा रही है। कुमार, जैसा आपने खुद यहाँ पर एक अनुमान के तौर पर आप भी बता रहे हैं, चीजों को देखकर आपने ये एक आकलन लगा लिया है कि कौन कमजोर और कौन यहाँ पर ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद में जो आकलन यहाँ पर हम भी महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, बता रहे हैं, पार्टियों ने भी जरूर इसे महसूस किया होगा, उसके बाद कहीं सुर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी जीत के दावों को लेकर। देखिए, पार्टी के नेताओं को पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। देखिए, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वही पार्टी के नेताओं को लगभग अवगत कराते हैं। हर एक पार्टी के नेता अपने तरीके से एक पॉलिटिकल सर्वे करवाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है और वो अपनी तरीके से सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैं बता रहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल के हाथ से चुनाव लगभग फिसलता हुआ दिख रहा है, कांग्रेस के हाथ से चुनाव फिसलता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण मैं बता दूं कायनात आपको कि यहाँ पर जब भी रणदीप सुरजेवाला की कोई सभा होती है तो वहां पर यह कहा जाता है कि अगर वो जीतेंगे तो ये सीएम सिटी होगा, यानी कि मुख्यमंत्री भविष्य में अगर कांग्रेस सरकार आती है तो रणदीप सुरजेवाला बनेंगे। तो आप ये सोचिए कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार बनते हैं कांग्रेस की तरफ से, वो ये बर्दाश्त करेंगे कि रणदीप सुरजेवाला मुख्यमंत्री बन जाए। तो सबसे बड़ी बात है जो अब कांग्रेस के अंदर जो भीतर घास शुरू हुआ है वो कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और जो जाट वोट बैंक है वो ऑलरेडी 3 हिस्सों में बंट गया है। तो ये समझिए कि जिसके साथ व्यापारी है, जिसके साथ बाकी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनको फायदा होता है। अब देखिए, हम आपको एक और बात बताते हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की ओर से जो ब्राह्मण कैंडिडेट खड़े किए गए, वो कहीं ना कहीं आप ये मान के चले कि ओवरऑल वो रणदीप सुरजेवाला को भी नुकसान पहुंचाएंगे, जो उनके कांग्रेस के बार बार बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भाजपा का भी वोट बैंक खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ब्राह्मण कैंडिडेट और सैनिक कैंडिडेट मिलकर के ये जो दोनों समीकरण लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने जोड़ा है, वो काफी पार्टियों का वोट बैंक नुकसान कर रही है। ठीक है जी, तो ये समझिए कि इस चुनाव में कांग्रेस पिछड़ रही है, इनेलो पिछड़ रही है, और जो लड़ाई है वो देखा रहा है दो पार्टियों के बीच अब देखा जा रहा है, कड़ा मुकाबला बीजेपी और जेजेपी। बहुत शुक्रिया कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता बलराम जुड़े हुए हैं। बलराम जी, इस खबर को सुनकर खुश तो बहुत हुए होंगे, अभी आपके मुकाबला अब 2 पार्टियों के बीच जो है वो कड़ा देखा जा रहा है, जेजेपी और बीजेपी। दूसरी पार्टियों को आप कहां देख रहे हैं और क्या मानते हैं जेजेपी कितनी कड़ी टक्कर दे रही है? देखिए, जिस दिन से चुनाव प्रचार के अंदर जेजेपी और हमारे कैंडिडेट भाई दिग्विजय सिंह जी को मैदान में उतारा गया था, उस दिन से ही जिस प्रकार का प्यार जींद विधानसभा क्षेत्र में भाई दिग्विजय सिंह जी को मिला है, खास तौर पे युवाओं के अंदर इतना जोश जो हमें देखने को मिल रहा है, माताओं बहनों का प्यार इनको देखने को मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद जिस प्रकार भाई दिग्विजय को मिल रहा है, तो हम डेफिनेटली हमें काफी इस चीज से उत्साहित हैं और डेफिनेटली विल कम आउट विद ब्राइट कलर्स। हम 31 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगी आपके चैनल के ऊपर भी, और हम दोबारा मिलेंगे और डेफिनेटली हम जीतेंगे इस चुनाव को, जिस प्रकार का उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। बलराम जी, जीत हार जेजेपी के लिए कितनी यहाँ पर मायने रखती है? ये चुनाव जीते या हारे, दोनों ही बातें किन सूरतों में कितनी ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण हो जाती हैं? देखिए, दोनों ही बात का एक हमारे जो पॉलिटिकल जो हमने नया हमारी जो ये पार्टी बनी है, कुछ दिन पहले ही हमारी ये पार्टी बनी थी, हमारा तो सिंबल भी अभी तक नहीं आया है, नया झंडा है, नया चेहरा है, युवा चेहरा है, और नए हमारी जो मैनिफेस्टो है कि हम जींद की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, हरियाणा की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। अगर हम जीतेंगे तो डेफिनेटली हमारे को बहुत बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा इस चीज से कि मात्र 15 दिन के अंदर जो 15 दिन पुरानी पार्टी जिसका इलेक्शन सिंबल भी अभी तक नहीं आया है, और वे अगर इतने इस चुनाव के अंदर
जहाँ पे कांग्रेस से अपने कह रहे हैं कि जिस प्रकार उन्होंने सबसे जो उनका स्ट्रॉन्ग लीडर है रणदीप सुरजेवाला को जिस प्रकार से उतारा है और वो पीछे चढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी के पास उम्मीदवार ही नहीं था, उन्होंने तो इनेलो से इम्पोर्ट किया। अगर बीजेपी ने इतने ही विकास करे होते तो क्या उनके पास जींद में कोई भी कार्यकर्ता नहीं था जो उन्होंने इनेलो के विधायक को, और वो इनेलो के विधायक जो आज स्वर्ग में चले गए, उनके बेटे किशन जी लड़ रहे, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए बात कहना चाहता हूँ। निरंतर विधानसभा के अंदर हमारे जो स्वर्ग में चले गए बेटा जी, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के आगे जींद के विकास को लेकर काफी बार उन्होंने बात उठाई, मगर मनोहर लाल खट्टर ने कभी जींद की तरफ ध्यान नहीं दिया। और दुर्भाग्य की बात है कि उन्हीं का बेटा, जिनके पिताजी को कभी विकास में कोई सहयोग खट्टर ने नहीं दिया, उनकी गोदी में जाके बैठ गए और चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनके पास तो कोई उम्मीदवार ही नहीं है। तो दिग्विजय चौटाला जी डेफिनेटली चुनाव को जीतेंगे जिस प्रकार से उत्साह उनको मिल रहा है, और हम पूरे कॉन्फिडेंट है, हम 10 से 15,000 वोटों से चुनाव जीतने वाले हैं ये। मगडोली जी, पार्टी यहाँ पर जैसा आप खुद कह रहे हैं कि पूरी तरह से इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जीत उसकी होगी, पार्टी की जीत को लेकर आप इतने आश्वस्त हैं, तो ऐसी कौन सी बात आप देख रहे हैं कि जो दूसरी पार्टियों को जो है इस चुनावी मैदान में पीछे करने का काम जिसने किया है और पछाड़ रही है? देखिए, जिस प्रकार से दूसरी जो पार्टियां हैं वो अपने उनके उम्मीदवार जब गांव में, जब शहर में नुक्कड़ सभा करते हैं, उनकी जबान पे सिर्फ एक ही टारगेट है, चाहे आप सुरजेवाला जी से लगा लीजिए, चाहे बीजेपी से लगा लीजिए, उनकी जुबान पे सिर्फ दिग्विजय और दुष्यंती है। वो इतना खौफ खा गए हैं इनके प्रचार से, जिस प्रकार का प्यार इन दोनों भाइयों को मिल रहा है, पार्टी को मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, और जो सोच है भाई दिग्विजय सिंह जी की, खास तौर पे जींद के युवाओं के लिए, जींद के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए, ये उन्होंने प्रूव किया है। माननीय सांसद दुष्यंत चौटाला जी की कार्यशैली को देखिए, एमपी लैंड का फंड पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा भाई दुष्यंत चौटाला जी ने खर्च किया है। जिस प्रकार से ट्रैक्टर पे टैक्स लगाया और पार्लियामेंट के अंदर ट्रैक्टर को लेके गए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसानों की आवाज उन्होंने उठाई, युवाओं की आवाज उठाई भाई दुष्यंत चौटाला जी ने। जिस प्रकार से सड़कों के ऊपर उन्होंने जाकर कहा कि हम जितने उद्योग हरियाणा के अंदर लगे, कम से कम 70% वहाँ हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। गुड़गांव का उदाहरण लगा के देखिए, 25 लाख यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिला गया, हरियाणा की कितनी यहाँ पे प्रतिशत है, ये सब बातें युवा देखने लग रहा है। इन सब चीजों को देख के हम बीच मैदान में गए, हमने किसी के लिए नेगेटिव कोई पॉलिटिक्स नहीं करी, हम अपना विजन जो है कि हम जींद की जनता के लिए क्या कर रहे हैं, विकास, जैसे वहाँ पर विकास है, सड़कों में कितनी बुरी हाल है, 90% आज जींद की जनता दूषित पानी पीने के लिए, कोई इसकी बात नहीं करता। वहाँ पे सड़कों का क्या हाल है, कोई इसकी बात नहीं करता, वहाँ पे कोई उद्योग नहीं है, इसकी कोई बात नहीं करता। सबकी जुबान पे सिर्फ टारगेट हमें, और हम सिर्फ जींद की जनता के लिए उनको हम क्या देना चाहते हैं, इस विकास को लेके हम आगे, और चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे लेके चलना चाहते हैं। चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे हमारी बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, हम चाहते हैं जींद के खिलाड़ी भी ओलंपिक के अंदर मेडल लेकर आए। क्यों हमारे वहाँ पे इतना पिछड़ापन है? तो हम इस चीज को लेके आगे चल रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है, जिस प्रकार हम प्रचार में, मैं खुद भी रहा हूँ भाई दिग्विजय जी के साथ वहाँ पे प्रचार में रहे, गाँव में भी गए, उम्मीदवार के गाँव के अंदर, लोचप गाँव के अंदर, जहाँ इनेलो के उम्मीदवार है, इतना भारी बहुमत से जीतेंगे भाई दिग्विजय जी वहाँ पे। पूरे 36 बिरादरी का प्यार इनको मिल रहा है, शहरी कम्युनिटी के अंदर, गाँव के अंदर, हर जगह से जीत के निकलेंगे। बलराम जी, विरोधी तो और भी यहाँ पर मैदान में उतरे हुए हैं और विरोध लगातार होता आया है, लेकिन यहाँ पर इस बार चुनावी मैदान में सियासी समर में एक ऐसे विरोधी भी हैं जो कभी अपने हुआ करते थे। इनेलो की बात हम यहाँ कर रहे हैं। इनेलो को आप किस तरह से देखते हैं कि अगर ये चुनावी समर में उसकी यहाँ पर जीत हो या हार हो, पार्टी अगर जेजेपी यहाँ जीतती है तो उसकी तो सियासी पारी की शुरुआत होगी, लेकिन इनेलो के लिए आप ये चुनाव कैसे देख रहे हैं? देखिए, इनेलो के लिए तो वैसे तो इनेलो का प्रवक्ता नहीं हूँ, मगर जिस प्रकार से निरंतर पिछले 3-4 दिनों में अलग अलग न्यूज चैनल के अंदर सर्वे आने लग रहे हैं, 5,000 से नीचे की वोट इनेलो की दिखाई दे रही है। कांग्रेस की जमानत भी जब्त हो रही है, 24,700 वोट के अंदर जमानत बचती है। सभी पार्टियों की जमानत जब्त हो रही है, और आज जेजेपी का मुकाबला बीजेपी से है, और मैं श्योर इस बात को लेके हूँ कि जींद की जनता उसको वोट देगी जो भाजपा को हराएगी। भाजपा के खिलाफ बहुत लार्ज स्केल के ऊपर एक वोट जब वहाँ का मतदाता डालने जाएगा, वे भाजपा को हराने के लिए वोट डालेंगे, और भाजपा को हरा सकती है सिर्फ आज जेजेपी। बलराम जी बने रहिए, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता तरुण भंडारी जुड़े हुए हैं। तरुण भंडारी जी, कांग्रेस भी पिछड़ रही है, जमानत जब्त होगी, मुकाबला बीजेपी और जेजेपी के बीच है, क्या कहेंगे? ऐसा कि जेजेपी जो भारतीय जनता पार्टी की सी टीम बन के इस इलेक्शन में काम कर रही है, मैं बताना चाहता हूँ, ये उस टाइम तक वेट करते रहे, जाति समीकरण बिठाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से लाभ हो। ये बताना चाहता हूँ, जब कांग्रेस का कैंडिडेट फाइनल हुआ
तब इन्होंने वोट काटने के लिए उसी जाति के अपने उम्मीदवार को लेके आए। ये भारतीय जनता पार्टी को सीधा लाभ देना चाहते हैं। पिछले 4 वर्ष में आज तक कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का चाहे सड़कों पे हो चाहे विधानसभा में उनकी जन विरोधी नीतियों का खिलाफत करी है। ये तो कभी भी, ये तो समर्थन। अभी मैं पूछना चाहता हूँ, दुष्यंत चौटाला जी ने जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो वोट किसको दी थी? वोट उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में दी भारतीय जनता पार्टी को दी, और जब 2 इनके मेंबर पार्लियामेंट आए दुष्यंत चौटाला जी ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सी टीम है, सी टीम के रूप में काम कर रही है। और आज मुख्य मुकाबला जींद में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है, जो कि हमेशा कांग्रेस हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन विरोधी नीतियां, कभी भी देख लो आप 4 वर्ष में हमने कई पद यात्रा, कई साइकिल यात्रा, हर यात्रा करके इस जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज उठाई है, चाहे विधानसभा का सत्र हो। मैं पूछना चाहता हूं कि दुष्यंत चौटाला ने क्यों समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी को, अगर ये आज भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े? बलराम जी क्या कहेंगे? सी टीम यहाँ पर बता दिया गया है बीजेपी की जेजेपी को। देखिए, तरुण भंडारी जी भी बिल्कुल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ कि मुझे बताएं, भाषा पे नियंत्रण रखिए, अपने सिस्टम में रहिए। आप बच्चा पार्टी और बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कीजिए। आप मेरी बात सुनिए। आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला ने विधानसभा में जो खेल खेला है, तो बी टीम और सी टीम तो भाजपा की आप है। तरुण जी सुन लीजिए। राज्यसभा के इलेक्शन में तरुण जी अपनी बात कहने का उन्हें भी मौका दीजिए, आपको भी यहाँ मौका दिया जाएगा। तरुण जी, जो आज जीत के टाट ठोक रहे हैं, एक उन्होंने वोट खराब करा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, खराब किया। कौन थे आप लोग? बी टीम और सी टीम तो भाजपा की। ढंग से कीजिए, आप जवाब देना है। भाषा पे नियंत्रण रखना का काम करें आप। भाषा आप जवाब देना से बोलना है। आप जवाब दीजिए। क्या करोगे? आप जवाब दीजिए ना। सर्वे आपको जमानत जब्त करा रहा है, ये आपकी जुबान पे दिख रहा है। किस प्रकार से बौखलाहट आप लोगों के अंदर अभी नहीं है। 31 तारीख को क्या हाल होगा उसका? कंट्रोल रखना भी आसानी। चलिए तरुण जी सवाल ये भी उठ रहा है कि जब जब यहाँ पर सुरजेवाला जनता के बीच पहुंचते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि जींद जो है सीएम सिटी बनेगी, यानी कि वो खुद भविष्य में यहाँ पर खुद को सीएम के तौर पर देखते हैं। तो क्या यहाँ पर पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी जो है वो भी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है कि अगर कांग्रेस की स्थिति पिछड़ती हुई दिख रही है? दूसरा ये कि यहाँ पर कैथल से भी वो अभी विधायक हैं, दूसरा अब यहाँ जींद से चुनावी मैदान में उतरे हैं, ये बात भी पार्टी को कितना नुकसान दे रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कायनात जी, आज तक जितनी भी चर्चाएं हुई वो आज तक कांग्रेस की गुटबाजी पे हुई, परंतु आज देखिए सभी हमारे नेता, जितने भी सीनियर नेता हैं, सभी जींद की रंगभूमि में चुनाव प्रचार कर रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थन के लिए। और दूसरी पार्टियां, जो विपक्ष था, जिसको इनेलो को विपक्ष की भूमिका दी थी, वो दो फाड़ होगी। वो परिवार की लड़ाई में, अपने वर्चस्व की लड़ाई में जनता के मुद्दों को भूल के आपस में दो गुटबाजी हो गई और दो पार्टियां बन गई। और एक तरफ पक्ष था, जो सत्ता पक्ष था, उनकी भी पार्टी दो फाड़ होगी। उनका मेंबर पार्लियामेंट जो है राजकुमार सैनी, वो भी एक पार्टी बना के लड़ रहे हैं। आज 5 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस संगठित होकर चुनाव लड़ रही है और दूसरी जो 2 पार्टियां थी वो 2 भागों में बट के चुनाव लड़ रही है। तो जींद की जनता ये भी देख रही है। और जो जेजेपी के प्रवक्ता भी मानसिक संतुलन की बात कर रहे थे, इनको भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए। ना तो ये बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, ना विपक्ष की पार्टियों का सम्मान करते हैं। अभी नए नए पैदा हुए, इनको भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए और सोचना चाहिए किस ढंग से डिबेट में बोलना है, किस ढंग से जनता को संबोधन करना है। इन भाषाओं से लोग आपकी गुंडागर्दी पहले भी लोग देख चुके हैं। आपने कचरा कांड किया, तब आपने पार्टी की बनाई, ये भी लोग जानते हैं। अगर सब पार्टी बनाई होती सब लोग आप सम्मान करते, परंतु आज अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए आपने अपने हित के लिए ये पार्टी बनाई है, लोगों के हित के लिए पार्टी नहीं बनाई। अगर ऐसा होता तो चलिए बलराम जी, तरुण जी बता दूं आपको, इस वक्त हमारे साथ सत्यव्रत भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। इस चर्चा में सत्यव्रत जी से भी उनका पक्ष लेंगे, लेकिन पहले आप अपना यहाँ पर हम कहेंगे पक्ष रखें। जी मकडोली जी। हाँ जी, देखिए जिस प्रकार से भंडारी जी कह रहे हैं कि हम तो नए नए पैदा हुए हैं, अगर यही बात है तो क्या बात है कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है और हमारे युवा विश्वास लोग कर रहे हैं। मात्र 28 साल का युवा भाई मुझे चुना लाइए, इनके धुरंधर के पसीने आ रखे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी नीचे में रखी हुई है, सब प्रचार कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ दौरा कर चुके, क्या कारण है? सत्यव्रत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्यव्रत जी से भी जान लेते हैं कि ये चुनाव जो है वो किस तरह से किस रुख मुड़ता हुआ देख रहे हैं। सत्यव्रत जी क्या कहेंगे, मुकाबला किसके बीच है अब खड़ा? देखिए, मुकाबला पहले में कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर संपूर्ण हरियाणा में पिछले 3 महीने पहले ही
अभी 500 निगमों के चुनाव हमने जीते हैं और उसके बाद भी पार्टी और सरकार की बढ़ती छवि के कारण से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा को जींद की जनता अपना उम्मीदवार मान चुकी है। अब लड़ाई नंबर 2 और नंबर 3 पर है। नंबर 2 पर कौन आएगा, नंबर 3 पर कौन आएगा, लड़ाई इसके बीच है। कांग्रेस और जेजेपी इस प्रतिस्पर्धा में है कि मैं उसको मात दूं या उसको मात दूं। मेरा स्पष्ट मान्यता है और जो संकेत जींद के नंबर 2 नंबर 3 पर आप कौन सी पार्टियों को देख रहे हैं? क्योंकि कई पार्टियां यहाँ पर है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, जेजेपी है, कांग्रेस है, इनेलो है। कुछ लोग तो केवल अपना शकल दिखाने और धंधा इकट्ठा करने के लिए आए हैं। बाकी जो गंभीरता से लड़ने की बात करते हैं और जिनके बारे में थोड़ी चर्चा है वो कांग्रेस के उम्मीदवार और जेजेपी के उम्मीदवार, इन दो के बीच अपना दूसरा और तीसरे नंबर की लड़ाई है। जहाँ तक लोकतंत्र सुरक्षा के पास अब इनेलो ये केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, अपनी झेप मेटने के लिए कि हम भी मैदान में हैं, वो इसके लिए काम कर रहे हैं और इसका भी हम लोकतंत्र के माध्यम से जो पर्व आया है उस पर्व में इनका स्वागत। बलराम जी, तरुण जी, नंबर 2 और 3 की पार्टियां हैं कांग्रेस और जेजेपी। देखिए जी, मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से, अगर वो इतना ही कॉन्फिडेंस उनको था तो क्या उनको पूरे जींद विधानसभा में कोई कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको टिकट दे सकते थे? क्या मजबूरी थी उन्होंने इनेलो के उम्मीदवार को टिकट दी? जवाब दे इस चीज का। सत्यव्रत जी, उम्मीदवार कोई नहीं मिला, इनेलो का जो उम्मीदवार था उसी को यहाँ पर अपने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया। देखिए, ये लोकतंत्र और भारतीय नागरिक की नागरिकता पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र के अंदर व्यवस्था है कि कोई किसी पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकता है, उसके लिए कोई पूर्व योग्यता निर्धारित नहीं की जाती। और ये हमारा आंतरिक विषय है। पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और पार्टी ज्वाइन करने के बाद, पार्टी के नीतियों में विश्वास रखने के बाद पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने तय किया कि हमारे में से कौन चुनाव लड़ेगा। उस परंपरा का निर्वाह करते हुए कृष्ण मिड्ढा हमारे उम्मीदवार है। इसमें किसी प्रकार का किसी को शक नहीं होना चाहिए। चलिए, कांग्रेस कहाँ अपने आप को इस चुनाव में देख रही है, कौन से नंबर पर देख रही है? तरुण भंडारी जी, बीजेपी का कहना है कि नंबर 1 पर तो कोई नहीं, 2 और 3 के लड़ाई पर ये लोग हैं, जेजेपी और कांग्रेस। कायनाथ जी, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात करी है और कांग्रेस इस चुनाव को भारी बहुमत से जीतेगी। जिस ढंग से पिछले 10 वर्ष में जींद में कार्य हुए, यूनिवर्सिटी आई, यहाँ कन्या महाविद्यालय आया, अंडरपास, रेलवे ओवर ब्रिज, कई गांव की समस्या पानी की सॉल्व हुई, रोजगार के मुहैया कराए, और जो इनेलो की सरकार में किसानों की दुर्दशा थी, 1600 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफी हुई, सब लोगों के उत्थान के लिए कार्य कांग्रेस ने किया। ये जींद की जनता जानती है। इनेलो और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि जो 154 वादों का इनका संकल्प पत्र था वो पढ़ के सुना दे जींद की जनता को। उनमें से एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। मेडिकल कॉलेज लाने की बात करी थी, वो नहीं कर पाए। और दलितों का जब यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, कई माह हो गए थे, उन्होंने जब मुख्यमंत्री को कहा कि हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे, तो वहाँ मुख्यमंत्री का क्या बयान आता है दलितों के प्रति कि आप कहीं भी चले जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये तो जींद के प्रति सत्यव्रत जी, एक बार फिर वही बात कि जो वायदे जनता से किए थे पूरे नहीं किए, चुनाव नजदीक आया जींद का, तो यहाँ पर विकास की जो बयार है वो यहाँ पर बहाने लग गए। सुरक्षा कर पाए ना। देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता का एक बार उनके प्रश्नों का उत्तर दे दूं कि कांग्रेस। चलिए तरुण जी सुन लीजिए, सत्यव्रत जी आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं जी। देखिए तरुण जी थोड़ा सा शांत रहिए। आपके प्रत्याशी को हराने के लिए हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि जिस प्रकार से कल उनका बयान आया कि मुझे 5 साल दे दीजिए, यानी उनकी अपनी स्पष्ट मान्यता है कि यदि मुझे ये चुनाव जिताते हो तो मैं हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो जाऊंगा और मजबूती से हो जाऊंगा। अब बाकी काम तो कांग्रेस पार्टी के जो संभावित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है उनको पूरा करना है। गेंद जा चुकी है और उनके जो मंशा थी वो उन्होंने देख लिया, इसलिए वो मैदान से बाहर हो गए। एक बात, दूसरी बात जो विकास की बात हम करते हैं, मैं कुछ बातें गिना रहा हूँ जिन बातों को कौन कहेगा कि विकास के लिए प्रयास जींद की जनता के लिए नहीं किए। 1450 करोड़ के नेशनल हाईवे
जींद से पानीपत, जींद से हमारे समय में निर्माण। चलिए, समय की कमी है। मकदूली जी क्या कहेंगे? पूरी चर्चा आपने भी सुनी, आपका पक्ष जानना चाहेंगे। 1500 करोड़ रुपए हमने खर्च किया है। देखिए जी, अगर भाजपा ने इतना ही विकास किया होता तो सबसे पहले तो उनको उम्मीदवार अपने कोई कार्यकर्ता होता या पिछला चुनाव लड़े उसको टिकट देनी चाहिए। अगर इतना कॉन्फिडेंस होता और अगर इतना ही कॉन्फिडेंस इनको विकास के ऊपर था तो आज पूरा भाजपा का मंत्रिमंडल, केंद्रीय के मंत्री, कैबिनेट के मिनिस्टर, मुख्यमंत्री निरंतर जीत पे डोर टू डोर। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जींद का चुनाव यहाँ पर दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। कई यहाँ पर धुरंधर मैदान में उतरे थे, चुनावी मैदान में, लेकिन अब लड़ाई जो है वो 3 सूरमाओं के बीच यहाँ पर सीमित करके देखी जा रही है। बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस, कौन नंबर 1 होगा, कौन नंबर 2 और 3, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब समय ज्यादा दूर नहीं जब मतदान यहाँ पर होगा और जनता जो है जनादेश अपना देगी और किसे देगी, ये यहाँ पर भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, जो कि 31 जनवरी को ही साफ हो पाएगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।